क्या वाकई 200 का आंकड़ा राजस्थान में कांग्रेस पार कर लेगी? बीजेपी जीरो पर, प्लेन बोल्ड। मुझे लगता है कि कांग्रेस में कोई लाफ्टर शो चल रहा है और लाफ्टर शो में बहुत सारे लोग अपने अपने किरदार निभाते हैं। तो अगर कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर या प्रदेश अध्यक्ष अगर ये कहता है कि हम 200 सीटें ले आएंगे और ना तो भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिलेगी, ना रोलपा को एक सीट मिलेगी, ना बसपा को एक सीट मिलेगी, ना किसी अन्य दल को एक सीट मिलेगी, तो फिर ये एक लाफ्टर शो के अलावा मैं इसको कुछ मानता नहीं। देखिए, हो क्या रहा है प्रदीप जी कि अब मुझे जो बयानबाजी हो रही है तो शायद चुनाव की, इलेक्शन की, वोटिंग की भी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी। सारे कांग्रेस अगर हर विधानसभा में अपने अपने कैंडिडेट ऐलान कर दे तो फाइनली शपथ ग्रहण समारोह हो जाए। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। इसका मतलब है कि सबकी जमानतें जब्त होगी, किसी को वोट मिलेगा नहीं, और एक तरह से ये मोदी लहर से भी बड़ी सुनामी होगी जब पूरी 200 सीटें कांग्रेस की झोली में आ जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको शुरू में कहा कि एक लाफ्टर शो है, उसमें लाफ्टर शो में कोई कुछ भी कह सकता है हंसाने के लिए। हिंदुस्तान के राजनीतिक अखाड़े में शायद पहला ही कोई बड़ा ऐसा दंगल होगा जिसमें तमाम कुछ भी नहीं है सामने वाला। लेकिन अब इसको एक गहराई से समझिए आप। देखिए, हमारे राजनीतिक चश्मे से हमें जो दिखाई दे रहा है इस समय वो ये है कि सचिन पायलट का जो फील्ड में निकले हैं, और सचिन पायलट जिस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अशोक गहलोत को और अशोक गहलोत की सरकार को, और मूल के साथ ब्याज सहित अशोक गहलोत ने जो जो डायलॉग उन पर मारे हैं उनको वो लौटा रहे हैं, ये उसका असर है। और एक कहावत है कि ये इंसान बोरा गया है, उसे मालूम नहीं होता मैं क्या कह रहा हूं। तो जब 200 सीटों की बात कही जाती है तो मुझे लगता है कि राजनीति के दिग्गज बोरा गए हैं, उन्हें शायद खुद नहीं पता कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है और जनता उसको किस रूप में ले रही है या हम लोग किस रूप में लेते हैं। तो 200 सीटों की बात कहना दिवा स्वप्न है। इसके पहले आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव ने भी यही कहा था कि 403 में से 400 सीटें हम लेकर आएंगे, यानी 3 सीटें उन्होंने भाजपा के लिए, वहां भी उन्होंने 3 तो छोड़ी थी, यहां वो 3 भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि 200 सीटें हम लेकर आएंगे, डोटासरा कह रहे हैं हमारा लक्ष्य है 200 सीट को लाना। तो अपने आप में एक बड़ा हास्यास्पद सा बयान है। इसके पहले अशोक गहलोत ने बयान दिया कि हम 156 सीट लेकर आएंगे क्योंकि हम पहले ला चुका हूं मैं, जब मैं अध्यक्ष था 1998 के आसपास की बात है। तो ये भी जो बात है ना, वो सारा जो सचिन पायलट के बयान है, जो सचिन पायलट खेमे का जो प्रेशर है, अब वो सीधा सीधा अशोक गहलोत खेमे के ऊपर इंगित हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मूल को ब्याज से सचिन पायलट को लौटा रहे हैं। तो 156 सीट उन्होंने कहा क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत का रिकॉर्ड ये है कि अशोक गहलोत जब भी सीएम होते हैं, और हमने बार बार यही कहा है, वो हमेशा अच्छी खासी पराजय के साथ में विदा होते हैं। चाहे वो पिछली बार 21 सीटें लेके आए, उसके पहले 52 या 53 सीटें वो लेकर आए थे। तो अब वो प्रेशर उनके ऊपर झलकने लगा है कि पूरी तरीके से उन्हें लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए। इसलिए अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को बिल्ड करने के लिए, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा टारगेट 156 सीटों का है। लेकिन 156 सीटें भी दिवा स्वप्न है। 200 सीटों के लिए डोटासरा जो बयान है कि उनका लक्ष्य हुआ है 200 सीटों आएंगी, ये तो हास्यास्पद बयान है अपने आप में। इस पर तो मेरे ख्याल में चर्चा करना भी समय जाया करना है वो है। और लेकिन हाँ, ये तय है कि सचिन पायलट का जो प्रेशर है अब वो बिल्ट हो गया है, और अशोक गहलोत जो खेमा है वो सचिन पायलट के जो प्रेशर का भंवर है अब उसमें धीरे धीरे उलझने लगा तो चल क्या रहा है अभी राजस्थान की राजनीति को? अब किस नजरिए से देखा जाए आज की तारीख? नहीं, राजस्थान की देखिए जो राजनीति है वो पूरी तरीके से बड़े दिलचस्प मोड़ के साथ में भंवर में फंसी हुई है। क्योंकि उधर आप देखिए कांग्रेस का हालत तो ये है कि सचिन पायलट और उनके सिपा सालार पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा शुरू कर दिया। मैं जैसे मैंने पिछले शो में आपसे कहा था कि विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। इतने खेमों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है कि वहाँ ये पता नहीं कि एक खेमा दूसरे के साथ क्या करेगा। अब देखिए, किरोड़ी लाल मीणा पूरे दलबल के साथ धरना देकर बैठे हैं आगरा रोड पर पिछले 6-7 दिनों से। लेकिन जब वो दौसा से कूच लाए यहाँ पर, यानी हजारों लोगों को जब लेकर आए, तो आपने एक बात नोट की होगी, उस रेला के अंदर यानी हजारों लोग थे, दौसा से उन्होंने कूच किया, लेकिन जयपुर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर वहां था नहीं। इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी से इतर, उससे अलग अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या हम इसे खेमा मान लें? वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर उनके इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को बीजेपी का सपोर्ट नहीं है? हाँ,
यही हुआ ना भाई, इसका मतलब यही हुआ कि जो एक व्यक्ति आंदोलन कर रहा है, दूसरा उसमें कूद नहीं रहा है। जब दूसरा करेगा तो तीसरा उसमें नहीं आएगा, तीसरा करेगा तो चौथा नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा कि क्या हम एक नया ऐसे खेमा मान लें कि वो अपनी राजनीति अपने ऊपर लेके आ रहे हैं। और हकीकत तो यह है कि किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से आंदोलन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता ऐसा है नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बाद, अगर किरोड़ीलाल मीणा कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं होता। ये अलग बात है कि बाद में दिखावटी तौर पर जब वो बैठ गए धरने पर तो राजेंद्र राठौड़ भी चले गए, बाकी लोग भी वहां पर चले गए, और उसमें तो कांग्रेस के नमो नारायण मीणा भी चले गए वहां पर। ये एक अलग बात मान सकते हैं कि लोगों को लगता है कि दिखावटी तो जाना पड़ेगा। दूसरी बात, वहां पर जो युवा आया उसमें बहुत आया चूंकि मीणा समुदाय की है, और मीणा समुदाय के वोट सबको चाहिए, तो मजबूरीवश भी दूसरे नेता वहां जाकर अपनी रस्म पूरी कर रहे हैं कि हमें भी आपका ख्याल है, लेकिन उनके साथ कोई है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी बहुत खराब है कि वहां पर हर खेमा दूसरे खेमे को निपटा रहा है, या फिर अपना खेमा अपना एक एजेंडा लेके अलग चल रहा है। यानी माहौल बीजेपी में भी ठीक नहीं। और इधर जो तीसरा खेमा है, यानी जो थर्ड फ्रंट हम जिसको कहते हैं, वो अपनी तैयारी कर ही चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने भी सदस्यता अभियान का आगाज कर दिया है 27 तारीख से, तो वो भी कूद पड़े, जगह जगह उनके ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। इसके अलावा रोलपा के हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ पुरजोर फील्ड में हैं वो, और वो भी अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। आने वाले कल में आप देखेंगे कुछ और पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है और बसपा है, वो भी अपना एजेंडा लेकर आ रहे हैं, वो भी कार्रवाई शुरू कर देंगे। लगभग 9 महीने का वक्त बाकी है। हाँ, लगभग 9 महीने में तमाम चीजें नजर आएंगी। और जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें, जो लंबे समय से गहलोत वर्सेज पायलट वाली जो कहानी चल रही है, अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे पायलट भी सामने आने लगे हैं, मुखर होने लगे हैं, उनके अपने लोग भी शायद सामने आने लगे। हाँ, पायलट धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से सामने आने लगे हैं, और पूरी तरीके से अब वो बिंदास तरीके से बिल्कुल फील्ड में आ चुके हैं, और उन्होंने अशोक गहलोत के साथ दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। कहीं ना कहीं उन्हें हरी झंडी मिली हो। हाँ, ये तो मैंने आपको पिछले शो में भी कहा था कि वो अगर वैसे देखा जाए तो जो कुछ और जिस तरीके से वो कटघरे में खड़े कर रहे हैं, वो अनुशासनहीनता की सीमा में आ सकता है। लेकिन ना तो उन पर कोई, रंधावा से पूछो तो रंधावा कहते हैं नहीं, अगर पार्टी को बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहा है वो तो पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रंधावा ने क्लीन चिट दे दी। राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया, किसान सम्मेलन शुरू किए, और उसके बाद लगातार उनके सिपह सलार बयान दे रहे हैं। अभी लेटेस्ट बयान आया है राजेंद्र गुढ़ा का। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को अभिमन्यु की तरह घेर कर खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभिमन्यु की तरह वो घिर तो गए हैं पर वो खत्म नहीं होंगे। तो अब उन्हें अभिमन्यु को घेरा किसने था? कौरवों ने घेरा था। तो अगर अभिमन्यु को पूरा घेरा अगर अशोक गहलोत टीम कर रही है, तो इसका मतलब ये पांडव है, वो कौरव हुए। तो यानी यहाँ भी सियासी महाभारत की जो कहानी है धीरे धीरे वही दोहराई जा रही है। और जिस तरीके से पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी उसमें भी रंधावा ने गोविंद सिंह डोटासरा को भी कह दिया कि भाई हम सबकी सुनने आए हैं, मैं केवल आपकी अकेले की नहीं। और यहाँ पर शायद कोशिश ये थी कि जो डोटासरा चाहे, शायद विधायक और तमाम कांग्रेसी रंधावा जी के सामने वही चीज बोले। हाँ, एक बात और प्रदीप जी, रंधावा जी अब गहलोत सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो लेटेस्ट खबर है वो ये कि रंधावा ने कहा है कि अच्छा, आपके यहाँ पर एसीआर के मंत्री नहीं भरते, और अगर मंत्री एसीआर नहीं भरते अपने ब्यूरोक्रेट्स की तो उनका कहना मानेगा कौन? मेरे वहां पर मैं खुद एसीआर भरता था तो ब्यूरोक्रेट्स मेरे दबके रहते थे। यानी एसीआर अगर नहीं, ये प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी सवाल उठाया था और बड़ा हंगामा इससे मचा था। तो इसका मतलब है कि एसीआर भरी जा रही है सीएमआर की तरफ से या कहीं और भरी जा रही है। तो उन्होंने सवाल किस पे उठा दिया? यानी जो प्रदेश प्रभारी है अब तक उसको ये पता नहीं था एसीआर कौन भरता है, और अगर एसीआर नहीं भरता है मंत्री तो उसको आश्चर्य हो रहा है कि एसीआर क्यों नहीं भरते हैं। और अगर एसीआर मंत्री नहीं भरता और ये व्यवस्था पिछले 4 साल से चल रही है, तो ये सवाल किस पर उठाया गया? ये तो अशोक गहलोत के ऊपर सवाल है कि आपने क्या व्यवस्था बना रखी है। तो देखिए, कांग्रेस की राजनीति तो एक तरह से मुझे कहना चाहिए कि एक ऐसा भंवर वहां पैदा हो गया है, उस भंवर में गोल गोल घूमे जा रहे हैं सब, और ये गोल गोल घूम करके ये कहां जाकर गिरेंगे, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा तो कह चुके हैं कि एक जो कार है, यानी खुल के सामने वो तो खुल के कहते हैं कि क्या उसमें 11 से ज्यादा लोग आएंगे नहीं हमारे विधायक। पायलट के समर्थन में आई। तो अब बताइए, राजेंद्र गुढ़ा कहते हैं 11 लोग आएंगे और डोटासरा कहते हैं हमारा लक्ष्य 200 सीटों पर लाने का। तो अब इसको अगर हम लाफ्टर शो नहीं कहें तो क्या कहें इसको हम? मतलब ऐसा भी नहीं है कि राजेंद्र गुढ़ा कोई राजस्थान की राजनीति में तवज्जो नहीं रखते हो, वो भी अपनी कद्दावर नेता है, राजनीति को बड़े गहराई से समझते हैं वो। तो इसलिए, और तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति तो पूरी तरह भंवर में फंसी हुई है। अब इस भंवर में फंसकर कहाँ गिरेंगे या जनता इनको कहाँ गिराएगी,
ये तो इस वक्त हम नहीं कह सकते क्योंकि जनता का मन टटोलना किसी के लिए संभव नहीं है। गहलोत सरकार का तो सीधे तौर पर ये है ना कि जो उन्होंने 4 साल में जो काम किया, जो योजनाएं जो जारी की, केवल वो उन्हीं का गुणगान वहां पर चल रहा है। देखिए प्रदीप जी, आपने 4 साल में गुणगान आप कर रहे हैं, प्रश्न उठता है कि क्या वो गुणगान जनता कर रही है? बड़ा सर आज की जो सबसे ताज़ा खबर है वो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जिस तरह से गैंगवार शुरू हुई है, बिल्कुल, और आज रात को जिस तरीके से सी स्कीम जैसे पॉश कॉलोनी में बीती रात जी क्लब के ऊपर जिस तरीके से गोलियां चलाई गई और 1 करोड़ की फिरौती का पर्चा फेंक दिया गया, तो ट्रेलर है और उसके बाद बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट की जा रही है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजस्थान की राजनीति इस भंवर जाल में फंस करके हम लोग कहाँ पहुँच गए। ये हमने कभी राजस्थान में सुना नहीं था, इस तरह रंगदारी का मसला। बिल्कुल। और आप सोचिए कि मुझे आश्चर्य हो रहा है इस विषय पर कि रात को गोलीबारी करके लोग भाग रहे हैं और आप कहते हैं हमने जगह जगह नाकाबंदी कर रखी है। कहाँ है वो पुलिस, कहाँ है वो नाकाबंदी? अगर आप एक हेलमेट उतार करके रेड लाइट क्रॉस कर लें तो पुलिस वाले ऐसे टूट के आपके ऊपर पड़ते हैं जैसे आप आतंकवादी हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बंदूक की गोली चलाकर भागने वाले अपराधियों पर ना पुलिस टूटती है, ना पुलिस को पता लगता है, ना कोई नाकाबंदी नजर आती है। तो अगर इस तरह की अपराध व्यवस्था राजस्थान में पनप रही है, और आप ये देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये कि 2-4 दिन पहले ही गहलोत साहब की ओर से क्लियर एक ऑर्डर थे कि रात को 11:30-12 बजे के बीच में तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट, बार और क्लब और ये तमाम चीजों पर ताला लग जाना चाहिए। तो ये इसीलिए बच भी गए हैं थोड़ा सा, हाँ, नहीं तो शायद हादसा बहुत बड़ा होता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतनी इतनी भीड़ और इतना माहौल अगर ऐसा रहे, राजधानी की सड़कों से अगर इस तरह के अपराधी निकल, जवाहर सर्किल जैसे बिल्कुल जहां अक्सर भीड़ भाड़ रहती है, और इस समय तो जहां शादियों का मौसम चल रहा है, जिस दौर में वाकई ज्यादा जहां पर नाकाबंदी और सुरक्षा के माकूल इंतजाम होने चाहिए, 26 जनवरी का मौका गया है और उस दौरान अगर ये चीज होती है। दूसरी बात, सी स्कीम कोई स्केड एरिया नहीं है, वो सेंट्रल पॉइंट है, उसके पास में सेक्रेटरीट है, उसके पास में सिविल लाइंस है। अगर वहां से कोई अपराधी गोलियां चला करके निकल करके चला गया जयपुर शहर से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत क्या है। और दूसरी बात, मैं यहां पर प्रश्न सीधा सीधा ये उठा रहा हूं कि इस वक्त राजस्थान में कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है। बिल्कुल, अशोक गहलोत ही गृह मंत्री हैं। तो अगर इस तरह की वारदातें हो रही है, राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो चुकी है, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो आप अपने कॉलर को कितना ऊंचा कर ले कि हमने, लेकिन जो आज भ्रष्टाचारियों के जिस तरीके से हौसले बुलंद हैं, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से हम हिंदुस्तान का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल यहाँ पर खरीदते हैं, अगर उसके बाद हॉस्पिटलों में हमें ऑपरेशन के लिए डेट लंबी मिलती है, दवाइयाँ हमें मिलती नहीं, आरजीएचएस में लंबी लाइन लगी हुई है, अगर इन तमाम बातों के बाद देखिए ढोल आप पीट सकते हैं, अपने कॉलर ऊंचा करना, फिर भी 200 सीटों की, फिर भी 200 सीट आएंगी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये लाफ्टर शो है और लाफ्टर शो में कोई भी कोई बयान दे सकता है, तो ठीक होना अधिकार है। मुझे तो हो सकता है कोई ये बयान दे दे कि हम 200 के अंदर, हम 200 राजस्थान विधानसभा की सीटें हैं, हम उसे 205 लेकर आएंगे, मतलब अगले बार की 5 हम ले आएंगे इसी दफा। तो जो पब्लिक है वो क्या केवल तमाशबीन है या कुछ है? देखिए समझ तो पब्लिक में भी है। प्रदीप जी, क्या है, लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है कि हम एक दिन के राजा होते हैं, हम जब वोट दे देते हैं उसके बाद हम बाकी के जो 5 वर्ष हैं हम सिर्फ तमाशबीन होते हैं, हम उनको सजा नहीं दे सकते, मजबूरी है। तो ऐसा नहीं है, जनता देख रही है, जनता सुन रही है, जनता सोच रही है, लेकिन वो वोट की चोट का जिस दिन आएगा वो उस दिन बताएगी उसने क्या सोचा, उसने क्या समझा, आपने उसको क्या समझाना चाहा था और उसने क्या समझा। अब वो आपको 200 सीटों पर लेके आएगी या आपको 11 सीटों पे लेके आएगी या 21 पे लेके आएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि कम से कम कोई किसी पार्टी का प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का मुगालता भरा बयान दे दे, ये राजनीति में बड़ा आश्चर्य का विषय है। लेकिन दिया जा सकता है, अगर अखिलेश यादव दे सकते हैं तो यहाँ भी दिया जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने कम से कम 3 सीटें छोड़ी थी, यहाँ अगर यहाँ तो कुछ भी। हाँ, और अब देखिए अभी जो इनके विधायक बैरवा, आपने उनका बयान पढ़ा होगा, उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महेश जोशी और एक और उन्होंने बीडी कल्ला का नाम लिया है कि ये कोई काम नहीं करते हमारे। अब आप सोचिए, अगर एक विधायक ये कह रहा है मंत्री के लिए कि वो मेरा कोई काम नहीं करते, मैंने कितनी बार लेटर लिखे, कितनी बार मैंने पत्र भेजे, कितनी बार मिला, मेरा कोई काम नहीं कर सकते, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये जनता, सवाल ये जनता नहीं पढ़ती स्टेटमेंट को, पढ़ती है ना।
पड़ती भी है, और जनता आखिर कहे किससे। समस्या ये है जनता, क्योंकि विधायकों के भी पिछले दौर में काफी बयान आए कि जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो वहां पर वो लाइट के लिए भी पूछती है, सड़कों के लिए भी पूछती है, और जाहिर सी बात है विधायक से जनता पूछेगी, क्योंकि विधायक को जनता ने ही उसके इलाके की जनता ने ही बताया। और कमोबेश स्थितियां सभी विधायकों के साथ ऐसी ही होगी, जहां पर जो परेशान होंगे अपनी आम लोगों की परेशानियों की वजह से। ये भी है। इसके अलावा सचिन पायलट ने कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स का कोई आदमी रात को रिटायर होता है और सुबह से पद दे दिया जाता है, रातों रात। बिल्कुल। और हमारे कार्यकर्ता जो तपस्या करके सरकार को सत्ता में लेकर आए, हमारी पार्टी को, वो अभी तो सड़क पर हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें बताती हैं कि कांग्रेस की हालत क्या है। अब जो कांग्रेस के मुख्य लोग हैं, अगर वो कह दें कि 156 सीट हम लेकर आएंगे, हम 200 सीट लेकर आएंगे, हम इतनी सीट लेकर आएंगे, तो ठीक है, उन्हें कहने का अधिकार है। और राजनीति में कहा भी जाता है कि जब आप राजनीति में जब आप गद्दी पर बैठ जाते हैं, सीट पर बैठ जाते हैं, तो आप जड़ से कट जाते हैं, और जब जड़ से आप कट जाते हैं तो फिर आपको वही दिखाई देता है जो आप सोचते हैं, या फिर वही दिखाई देता है जो आपके जो चौकड़ी आपकी होती है वो आपको दिखाती है, जो समझाया जाता है। और जो उनके आसपास के लोग जय जयकार करते हैं कि आप महान हैं, आप जो काम कर रहे हैं वैसा इतिहास में कभी हुआ नहीं, और उस मुकाबले में वो कुछ ही बयान दे देते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है प्रदीप जी कि क्या ये नेता अखबार नहीं पढ़ते, क्या ये नेता टीवी नहीं देखते? अखबारों में इतनी क्राइम की घटनाएं होती है, अखबारों में इनके खुद के जो लीडर्स होते हैं उनके बयान होते हैं, अखबार में उनके कार्यकर्ताओं का दर्द छलकता है मीटिंगों के अंदर, तो क्या उससे अनभिज्ञ होते हैं? क्या उससे अनभिज्ञ रहते हैं? ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में जब इंसान सत्ता पर पहुंच जाता है तो ये सत्य है कि वो जड़ से कट जाता है, और उसके बाद उसको वही दिखाई देता है जो उसके कुछ लोग दिखाते हैं, या फिर उसको सब कुछ हरा दिखाई देता है, और उसी के मद्देनजर बयान आते हैं।